नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए इस अंक में सबसे पहले चर्चा करते हैं एमएसएमई उद्योग की। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी आईबीबीआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्री पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए विनियमों को अधिसूचित किया है। हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र कोरोना वायरस महामारी से काफी प्रभावित हुआ है, जिस वजह से उनके सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है। एमएसएमई के लिए एक कुशल वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2021 प्रख्यापित किया है। ये अध्यादेश अन्य प्रावधानों के साथ साथ भारत में दिवाला से संबंधित न्यायशास्त्र का पूर्णतः नया पहलू प्री पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। दरअसल प्री पैक कॉरपोरेट देनदारों को लेनदारों के साथ सहमति से ऋण पुनर्रचना करने और कंपनी की पूर्ण देयता से संबंधित मामलों का निवारण करने में सहायता करेगा। प्री पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लाभों की बात करें तो इससे समय और लागत प्रभावी दिवाला समाधान होगा, अधिकतम मूल्य प्राप्त करना, रोजगार को संरक्षित करना और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण पर कार्यभार को कम करना आदि लाभ होंगे। आइए अब प्री पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया के मुद्दे भी जानते हैं। केवल कॉरपोरेट देनदार यानी कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी को इसमें शामिल किया गया है। एमएसएमई के अन्य रूपों जैसे कि हिंदू अविभाजित परिवार, स्वामित्व और साझेदारी फर्मों को इससे बाहर रखा गया है। एक कॉर्पोरेट देनदार को प्री पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर एक आधार समाधान योजना प्रस्तुत करना जरूरी है। देनदार कॉर्पोरेट कंपनी का बोर्ड निलंबित नहीं होता है और ये कंपनी के मामलों को प्रबंधित करता रहता है, जो कि आपत्तिजनक है। आपको बता दें कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत की गई थी। ये संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी तंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। संहिता का उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना है। इसके लिए ये संहिता दिवालिया व्यक्ति की परिसंपत्तियों का उच्चतम मूल्य निर्धारित करने के लिए ऋण पुनर्रचना और दिवालिया होने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करती है। अगली खबर भारतीय तट की सुरक्षा से संबंधित है। हाल ही में एक अमेरिकी युद्धपोत ने अनुमति के बिना भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश किया है। अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने अपनी नौवहन संचालन की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारत की पूर्व सहमति के लिए अनुरोध किए बिना लक्षद्वीप के निकट भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। दरअसल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन अमेरिकी रक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है। इसमें अमेरिकी नौसेना द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले वे जल मार्ग शामिल हैं, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि वे तटीय राष्ट्रों के अनन्य क्षेत्र नहीं हैं। भारत ने इस अनधिकृत प्रवेश का विरोध किया है। आइए अब इसके कारण जानते हैं। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 किसी भी राष्ट्र को किसी तटीय राष्ट्र की सहमति के बिना उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय मग्र तट पर सैन्य अभ्यास या सैन्य कौशल प्रदर्शन करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। ये राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1976 का उल्लंघन करता है, जो संबंधित जलीय राज्य क्षेत्र पर भारतीय राज्य की संप्रभुता को स्थापित करता है। ये अधिनियम ये प्रावधान करता है कि सभी विदेशी पोत राज्य क्षेत्रीय सागर खंडों में से अबाध आवागमन के अधिकार का उपयोग करेंगे। हालांकि ये अधिनियम उपबंध करता है कि विदेशी युद्धपोत, जिनके अंतर्गत पनडुब्बी और अन्य अंतर्जलीय यान भी शामिल हैं, केंद्र सरकार को पहले से सूचना देने के बाद राज्य क्षेत्रीय सागर खंडों में प्रवेश कर सकते हैं और उनमें से होकर जा सकते हैं। राज्य क्षेत्रीय समुद्री क्षेत्र तटीय राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है और उस राष्ट्र का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। आइए अब समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अंक्लोज के बारे में जानते हैं। ये समुद्री क्षेत्रों को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिसमें आंतरिक जल, राज्य क्षेत्रीय समुद्र, स्पर्शी क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और खुला समुद्र शामिल है। अंक्लोज के तहत सागरीय कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय सागरीय नितल प्राधिकरण और महाद्वीपीय मग्न तट सीमा आयोग मुख्य संगठन शामिल हैं। भारत वर्ष 1995 से ही अंक्लोज का पक्षकार है। हालांकि अमेरिका अभी भी इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
अगली खबर जीएस पेपर 2 से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार 18 वर्ष से अधिक का वयस्क अपने धर्म का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। भारत में छलपूर्ण या कपटपूर्ण धर्मांतरणों को रोकने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक याचिका को अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये विचार व्यक्त किया है कि संविधान में प्रचार शब्द एक कारण से शामिल किया गया था और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क अपनी आस्था के धर्म का चयन करने के लिए स्वतंत्र माने गए हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये प्रावधान विवाह पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी रेव स्टेनिसलॉस वाद 1977 में सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय की वैधता को प्रश्नगत करती है। इस वाद में ये निर्णय दिया गया था कि प्रचार शब्द में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। बलपूर्वक धर्मांतरण सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदत्त अंतःकरण की स्वतंत्रता को बाधित करता है। यहाँ प्रचार के अधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति को उसके धर्म के सिद्धांतों के प्रतिपादन द्वारा अपने धर्म को प्रसारित करने के अधिकार से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उन सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है जो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। गाजियाबाद म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करके धन जुटाने वाला भारत का 10वां शहर बन गया है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के प्रथम हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आपको बता दें कि हरित बॉन्ड से संग्रहित की गई निधि का उपयोग विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए की जाती है। उत्तर प्रदेश के पुराने मंदिर, कस्बों, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और कानपुर के नगर निगमों द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए की राशि जुटाए जाने की संभावना है। आइए अब आपको बताते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में। ये सरकार या अर्ध सरकारी संस्थानों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां होती हैं जिन्हें नागरिक परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये अंकित मूल्य पर जारी किए जाते हैं और भुनाए जाते हैं और ये एक निश्चित ब्याज दर वहन करते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड दो तरह के होते हैं। जल स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान आदि जैसी नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए सामान्य दायित्व बॉन्ड जारी किए जाते हैं और राजस्व बॉन्ड एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी किए जाते हैं जैसे कि टोल सड़क या टोल सेतु का निर्माण। भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड पर किसी कर का आरोपण नहीं किया जाता है। बेंगलोर नगर निगम भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम शहरी स्थानीय निकाय है। म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित कई मुद्दे भी हैं, जैसे शहरों की ऋण क्षमता निम्न स्तर की बनी हुई है। शहरी स्थानीय निकायों के बजट और लेखा प्रणालियों में पारदर्शिता के अभाव की वजह से परिसंपत्तियों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए पात्रता मानदंड के लिए सेबी के दिशा निर्देश। पिछले प्रत्येक 3 वर्षों में नगरपालिका का ऋणात्मक नेटवर्थ नहीं होना चाहिए। पिछले वर्ष में नगरपालिका द्वारा ऋण प्रतिभूतियों और बैंकों या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान के संदर्भ में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नगरपालिका प्रवर्तकों और निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विलफुल डिफॉल्टरों यानी जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों की सूची में सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। अगली खबर कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग का पता लगाने के लिए हैकथॉन का आयोजन किया गया है। इस हैकथॉन का आयोजन हिंदुस्तान यूनिलीवर, गूगल और माईगॉव इंडिया द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ताजे जल के उपयोग के संरक्षण और देश में जल की कमी की समस्याओं के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने के लिए नए समाधानों को प्रोत्साहित करना और उनकी खोज करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक विस्तृत शाखा है। ये ऐसी स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जो सामान्य तौर पर मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता वाले कार्यों को करने में सक्षम होती है। भारत मृदा के प्रकार, जलवायु और स्थलाकृति की विविधता के कारण कृषि के लिए अत्याधुनिक एआई सक्षम साधन और समाधान विकसित करने के लिए डेटा वैज्ञानिकों और एआई विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। एआई कृषि को संधारणीय बना सकता है, उत्पादन में वृद्धि कर सकता है और किसानों को कृषि के प्रत्येक पहलू में शामिल करके उनकी आय में बढ़ोतरी कर
सकता है। कृषि में AI को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे रेज 2020 यानी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन। इसने वैश्विक हितधारकों को लोक कल्याण के लिए AI का उपयोग करने के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए एक मंच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई और अन्य घटकों के आकलन के लिए AI का उपयोग किया जा रहा है। कृषि नीति आयोग द्वारा तैयार AI पर राष्ट्रीय रणनीति के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF पाकिस्तान ने स्वयं को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के प्रयास में कार्य योजना के 27 लक्ष्यों, जिनमें कि धन शोधन रोधी या आतंकवाद के वित्त पोषण की रोकथाम आदि शामिल है, इनको पूरा करने के लिए और समय की मांग की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था। यदि कोई भी देश ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो ये आधिकारिक रूप से निगरानी के अंतर्गत आता है। FATF वर्ष 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। ये धन शोधन, आतंकी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के समक्ष उपस्थित अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। भारत FATF का एक सदस्य है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व बाघ पुनर्वास परियोजना को बंद करने के बाद ओडिशा के सतकोसिया रिजर्व में बाघिन को अब साथी मिलना कठिन है। सतकोसिया ओडिशा में महानदी पर स्थित आकर्षक गौड़ से संलग्न क्षेत्र में विस्तारित है। इसमें 2 निकटवर्ती वन्यजीव अभ्यारण्य, सतकोसिया गौड़ अभ्यारण्य और बेसीपल्ली अभ्यारण्य शामिल हैं। सतकोसिया भारत के 2 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है। ये दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट का संपर्क बिंदु है, जो जैव विविधता के क्षेत्र में व्यापक रूप से योगदान करते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय में नए पक्षी की उपस्थिति दर्ज की है। इस 3 रंग की धारियों वाले रोज फिंच की खोज के बाद भारत की पक्षी जैव विविधता समृद्ध होकर कुल 1340 प्रजातियों तक हो गई है। इस पक्षी को अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रे के शंकुधारी वनों में देखा गया था। BNHS वर्ष 1883 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। BNHS को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन और प्राकृतिक इतिहास के अन्वेषण में विशेषज्ञता प्राप्त है। अटल टिंकरिंग लैब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने उसके वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं का लाभ उठाने वाले छात्रों में STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित आधारित अनुसंधान और नवाचार के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए 295 अटल टिंकरिंग लैब्स को अंगीकृत किया है। अटल टिंकरिंग लैब्स ऐसा कार्यस्थल उपलब्ध कराता है जहां युवा डू इट योरसेल्फ मोड के आधार पर अपने विचारों को आकार प्रदान कर सकते हैं तथा नवाचार कौशल सीख सकते हैं। अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग ने अभी तक देश भर में 7000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के 30 लाख से अधिक छात्र समस्याओं का समाधान, टिंकरिंग यानी सुधार करना और नवाचार संबंधी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नैनो स्निफर भारत ने सूक्ष्म विद्युत यांत्रिक प्रणाली यानी MEMS का उपयोग करके विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रस्ट डिटेक्टर यानी ETD विकसित किया है। ये विस्फोटकों का पता लगाने में सक्षम यंत्र है। इस वजह से इसे नैनो स्निफर नाम दिया गया है। ये सैन्य, वाणिज्यिक और घर पे बनाए गए विस्फोटकों के खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला का सटीक रूप से पता लगाने में सक्षम है। ये विस्फोटक सामग्री की नैनोग्राम मात्रा का भी पता लगा सकता है। साथ ही विस्फोटक सामग्री का कुछ सेकंड्स में पता लगाकर बेहतर परिणाम प्रदान करता है। अभ्यास काजिन ये कजाकिस्तान और भारत के बीच आयोजित एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।